Hello everybody, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and IS Handbook number 1 or commercially available steel tables of a standard publication. So far we've discussed steel as a structural material, stress strain curve for mild steel, stress strain curve for high strength steel and rolled steel. In this lecture, we'll be discussing how was limit state method evolved. मतलब पहले हम क्या मेथड्स यूज करते थे लिमिट स्टेट मेथड से. सबसे पहले जो हम मेथड यूज करते थे वो था वर्किंग स्ट्रेस मेथड. वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमारे पास उसके लिए एक पूरा कोड है जिसे हम बोलते हैं IS 800 1984. ये याद रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है. कई बार आपको MCQs में पूछा जा सकता है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड से पर्टेनिंग कौन सा कोड है जो स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन में यूज किया जाता है. सो दैट इज IS 800 1984. अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है ये हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में. तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो हम परमिसिबल स्ट्रेस लेते हैं, जो हम मैक्सिमम स्ट्रेस अलाउ कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए, वो क्या होता है दैट इज यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. यील्ड स्ट्रेस को हम किसी एक वैल्यू, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक वैल्यू है जिससे आप क्या कर रहे हो, यील्ड स्ट्रेस की जो एक्चुअल अमाउंट है उसको क्या करते रहे हम, रिड्यूस. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सिंपल एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको 100 मान लूं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 2 मान लूं तो मेरे पास परमिसिबल स्ट्रेस कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो मतलब मिलीमीटर स्क्वायर. तो मैंने क्या किया है, मैंने अपना जो स्ट्रेस मैं यूज कर रही हूँ उसकी वैल्यू को क्या कर दिया है, रिड्यूस. ऐसे यील्ड स्ट्रेस मेरे पास कितना था, 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर था, बट मैंने उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया और मैं कितना यूज करूंगी, सिर्फ 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर यूज करूंगी. वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम ये करते हैं कि जो परमिसिबल स्ट्रेस है उसको हम यील्ड स्ट्रेस से ऑब्टेन करते हैं. कैसे, बाय डिवाइडिंग इट बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो अगर ये मेरा यील्ड स्ट्रेस था, मान लेते हैं कि ये हमारे पास यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू थी, ये 100 था, तो हम अपनी बिल्डिंग में कहाँ तक स्ट्रेस यूज करेंगे, सिर्फ 50 तक यूज करेंगे, यहाँ तक यूज करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पूरा का पूरा कर्व अपना जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसको यूज नहीं कर रहे, हम जस्ट उसका एक फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं. क्योंकि आप जो स्ट्रेस है उसको बहुत सिर्फ यील्ड स्ट्रेस तक ही यूज कर रहे हैं, तो आप इस वजह से इस पूरे डिजाइन को क्या बना दे रहे हैं, अनइकोनॉमिकल बना दे रहे हैं. क्योंकि जब आपका स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी कम है तो सेक्शन का साइज आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन का साइज हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर नंबर ऑफ स्टोरीज हमें क्या करनी पड़ेंगी, रिड्यूस करनी पड़ेंगी. तो उस वजह से वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या हो जाता है, अनइकोनॉमिकल हो जाता है. वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मेन फोकस किस पे रहता है, सर्विस लोड पे रहता है, सर्विसिबिलिटी पे रहता है कि वाइब्रेशंस ना हो, जो अंदर लोग रह रहे हैं उनको कोई भी किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो, या उनको कहीं पे भी डर ना लगे. मेनली जो हम सर्विसिबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि ऑल्दो स्ट्रक्चर विल नॉट फॉल, पर जो अंदर रेजिडेंट्स हैं उनको लगे कि ये स्ट्रक्चर सेफ है रहने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो फ्लोर स्लैब है वो फ्लैट होने के बजाय टेढ़ा है, तो अगर आपने एडिक्वेट जो स्ट्रेंथ है कॉलम्स में वो प्रोवाइड की है तो टेढ़ा स्लैब भी सरवाइव कर जाएगा, बट दिस इज नॉट सर्विसेबल. क्योंकि टेढ़े स्लैब पे कोई भी रहना नहीं चाहेगा, सारे लोग किस स्लैब पे रहना चाहेंगे, फ्लैट स्लैब पे. सो दिस इज नॉट सर्विसेबल. तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है वो सर्विसिबिलिटी पे फोकस करता है और सर्विस लोड के बेसिस पे डिजाइन होता है उसमें. नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड. कुछ वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बाद जब ये रियलाइज हुआ कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है वो अनइकोनॉमिकल है, तो हमने क्या किया, हमने अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड को, स्ट्रेंथ मेथड को टेस्ट करने की कोशिश करी. उसमें हम क्या करते थे, जो वर्किंग लोड होता था उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे. अब वो फैक्टर जो है वो किससे कम होना, वो लोड जो है वो किससे कम होना चाहिए, अल्टीमेट लोड से. फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्किंग लोड में 50 ले रही हूँ और मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो मेरे पास आ जाता है 150. 150 शुड बी लेस देन द अल्टीमेट लोड.
मान लेते हैं कि अल्टीमेट लोड जो हमारा, यहाँ पे अगर आप फिगर में देखेंगे तो अल्टीमेट लोड कहाँ पे है, ये है, ये वाली लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्टीमेट लोड को। मान लिया कि अल्टीमेट लोड कितना था, 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो 150 इज लेस देन 200, तो हम क्या बोलते थे कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड में ये क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है, आप इसको यूज कर सकते हैं। वर्किंग लोड को आप किसी भी लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, जो भी आपके पास गिवन लोड फैक्टर्स है, और वो जो प्रोडक्ट है वो किससे कम होना चाहिए, अल्टीमेट लोड से कम होना चाहिए। बट यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड में कोई सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था। क्योंकि कोई सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था, तो लोगों को सेफ नहीं लग रहा था इस कंस्ट्रक्शन में रहना। तो वो जो साइकोलॉजिकल कंफर्ट हम प्रोवाइड करते हैं सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया से, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड वो साइकोलॉजिकल कंफर्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था रेजिडेंट्स के लिए, इसलिए ये मेथड ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। इसलिए अब हम मूव कर गए लिमिट स्टेट मेथड पे। लिमिट स्टेट मेथड क्या है, वो बोलता है कि इट कैन विथस्टैंड ऑल काइंड्स ऑफ लोड्स दैट मे एक्ट ऑन द स्ट्रक्चर अंडर कंसिडरेशन इन द इंटायर डिजाइन लाइफ। मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है जो आप लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन कर रहे हैं, उस पे जो भी उसकी पूरी लाइफ, चाहे वो लाइफ 50 इयर्स है, चाहे 100 इयर्स है, चाहे 150 इयर्स है, उस पूरी लाइफ में जो भी लोड आएगा, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ लोड है, चाहे वो इंडिविजुअल लोड है, ऑल काइंड्स ऑफ लोड्स जो भी आएगा उसकी इंटायर डिजाइन लाइफ में, वो उसको विदस्टैंड कर पाएगा, वो उसको सह पाएगा। तो लिमिट स्टेट मेथड का मोटो क्या है कि जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स या कोई भी इंडिविजुअल लोड आपके स्ट्रक्चर पे एक्ट कर रहा है, उसकी पूरी डिजाइन लाइफ, जब तक आपने सोचा है कि ये स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यूजफुल रहेगा, उस पूरी डिजाइन लाइफ में जितना भी लोड आएगा ये स्ट्रक्चर उसको सह लेगा। सो दैट इज द मोटो ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। अब लिमिट स्टेट मेथड में हम दो क्राइटेरिया देखते हैं, एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ और दूसरा होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है क्लॉज 5.2.2 एंड 5.4, तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप IS कोड 800 2007 खोलें साइमल्टेनियसली और इन क्लॉजेस को रेफर करें जब मैं इसको समझा रही हूँ आपको। सो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ जो है उसके बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। सब पार्ट्स क्या है, द लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ इज एसोसिएटेड विद फेलियर। अब स्ट्रेंथ हम कब बोल सकते हैं कि ये चीज स्ट्रांग है, जब हमें पता हो कि इसका फेलियर किस पर्टिकुलर लोड पे होने वाला है या किस पर्टिकुलर वैल्यू पे होने वाला है। तो स्ट्रेंथ हम एसोसिएट करते हैं फेलियर से। तो वो बोल रहा है कि लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ डील करता है कि फेलियर कब होगा अगर सारे अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स एक्ट कर जाएं एक साथ। सारे जो लोड्स जिसकी वजह से फेलियर हो सकता है वो सब एक साथ अगर एक्ट कर जाए, या उनका जो अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन है वो अगर एक साथ एक्ट कर जाए तो फेलियर किस सिचुएशन में होगा। तो दैट इज लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। अब ये हो सकता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो अपनी स्टेबिलिटी लूज कर दे, उसकी वजह से फेलियर हो सकता है। तो वो आपको कैसे इनडायरेक्टली क्या बता रहा है, वो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ बता रहा है किसमें, स्टेबिलिटी में। तो फेलियर स्टेबिलिटी के लिए हम दो चीजें देखते हैं, एक है ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग मतलब कि पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर क्या कर गया, रोटेट करके गिर ना जाए, इस तरीके से रोटेट करके ये गिर ना जाए, नोन एज ओवरटर्निंग। एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट जो स्ट्रक्चर है वो रोटेट करता है एंड इट फॉल्स। ठीक है, तो ओवरटर्निंग नहीं होनी चाहिए। स्वे स्टेबिलिटी, स्वे स्टेबिलिटी मतलब कि अगर आपका स्ट्रक्चर है, अगर बहुत हाई राइज कोई स्ट्रक्चर हो, जैसे कि आप कोई बहुत टॉल ट्रीज देख सकते हैं या पोल्स देख सकते हैं जिनकी विड्थ कम होती है बट हाइट जो है वो काफी ज्यादा होती है, तो जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है। हवा, अगर आप किसी पेड़ की बात करें जो बहुत टॉल है और उसकी जो जो ट्रंक है वो बहुत पतली है, तो जैसे जैसे वो आप टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रंक को देखेंगे वो बहुत थिन हो चुकी होगी और उसमें स्वे क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा जब हवा चलेगी। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, काफी ज्यादा है। वैसे ही
जब आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं स्पेशली स्टील डिज़ाइन में, क्योंकि यहाँ पे हम हाई राइज बिल्डिंग्स डिज़ाइन करते हैं, तो हाई राइज बिल्डिंग्स में भी क्या एक्सपीरियंस करते हैं हम, स्वे एक्सपीरियंस करते हैं। तो हमने वो उसको स्टेबिलिटी में इंक्लूड करना है कि स्वे की वजह से फेलियर्स अकर ना करें, दैट इज अगेन लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। देन नेक्स्ट इज लिमिट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होना चाहिए आपका स्ट्रक्चर लॉस बाय एक्सेसिव डिफॉर्मेशन। फेलियर किसकी वजह से हो सकता है, एक्सेसिव डिफॉर्मेशन, किसी भी वजह से कोई डिफॉर्मेशन हो रही है जो बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन हो रही है। जब आप अगर आपने बेसिक सॉइल मैकेनिक्स या फिर आरसीसी डिजाइन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हम डिफॉर्मेशन को एक लिमिट पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे सपोज अगर हम किसी फाउंडेशन की सेटलमेंट की बात करें तो कुछ फाउंडेशंस को हम 20 mm सेटलमेंट पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अगर इससे ज़्यादा सेटलमेंट हो गई तो मतलब हम क्या मानते हैं कि वो फाउंडेशन फेल कर गई है। तो उसी तरीके से जब हम लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम एक्सेसिव डिफॉर्मेशन को कंसिडर कर रहे हैं जब हम स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन की बात कर रहे हैं इन लिमिट स्टेट मेथड। नेक्स्ट इज फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग। फटीग हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि जब आप कोई साइक्लिक लोड एक्ट करवा रहे हैं किसी भी स्टील मेंबर पे, जैसे हमने वायर की बात करी थी और मैंने कहा था कि आप क्या कर सकते हैं, आपने इस यहाँ पे ब्रेक करना है इस पॉइंट से, तो हम इसको बार बार फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं इस वायर को। तो क्या हो जाएगा कुछ टाइम के बाद बिकॉज ऑफ फटीग ये वायर इस पॉइंट से क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। तो वैसे ही कोई मेंबर तो ऐसा साइक्लिक लोड नहीं एक्सपीरियंस कर रहा जिसकी वजह से वो फटीग डेवलप करे और फटीग की वजह से क्या हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, ब्रेक कर जाए। नेक्स्ट इज प्लास्टिक कोलैप्स। प्लास्टिक हिंज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, तो वहां पे आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा कि व्हाट इज प्लास्टिक कोलैप्स। नेक्स्ट आता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी जो IS 800 2007 है उसके क्लॉज 5.2.2.2 एंड 5.6 में डिस्कस्ड है। सर्विसिबिलिटी में हम देखते हैं डिफ्लेक्शन लिमिट, कि आपके पास जो मेंबर है वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्टेड ना हो इस तरीके से, या फिर वो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन ना एक्सपीरियंस करे, या फिर जो ड्यूरेबिलिटी है कि कितना टाइम तक ये टिक सकेगा कोई पर्टिकुलर मेंबर। फिर हमने देखा था कि जो स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन होता है उसमें फायर रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हमने स्टील एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर देखा था तो हमने बोला था कि स्टील को हमें क्या करना पड़ता है, फायर प्रूफ करना पड़ता है, क्योंकि स्टील इज नॉट गुड विद फायर, स्टील फायर रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो फायर प्रूफिंग ट्रीटमेंट बहुत नेसेसरी है इन केस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन। तो इसीलिए जब हम लिमिट स्टेट मेथड से स्टील स्ट्रक्चर्स डिजाइन करते हैं तो फायर रेजिस्टेंस हमारे लिए लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज रिपेयरेबल डैमेज, कि जो डैमेज जो वेयर एंड टेयर स्ट्रक्चर को हुआ है जब आप उसको यूज कर रहे हैं, तो वो डैमेज है वो कैसा होना चाहिए, रिपेयरेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर डैमेज इरिपेयरेबल हो गया तो मतलब हमारा स्ट्रक्चर अब सर्विसेबल नहीं रहा। तो जो डैमेज है वो कैसा होना चाहिए, रिपेयरेबल डैमेज होना चाहिए। फिर आता है जो डिजाइन है, अगर आप क्लॉज 5.2 देखेंगे IS 800 2007 का, तो वो बात करता है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ। जैसे कि हमने FCK पढ़ा है, अगर आप RCC की बात करें तो वहां पे हम FCK पढ़ते थे, उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज की बात करते हैं मटेरियल के लिए, जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या मटेरियल है, स्टील। और नेक्स्ट इज अप्लाइड लोड्स, क्या क्या लोड एक्ट कर रहा है। तो लिमिट स्टेट डिजाइन में हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज करेंगे यूज, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यूज करेंगे, और क्या क्या लोड्स उस पे अप्लाई किए जा रहे हैं। अब अगर हम क्लॉज 5.2.1 देखते हैं IS 800 का, the design values are derived from the characteristic values through the use of partial safety factors, very very important। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज आप कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑब्टेन करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे एज पर IS 800 2007, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।
और ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स दोनों के लिए लगते हैं, मटेरियल्स के लिए भी लगते हैं और लोड्स के लिए भी लगते हैं, तो हम वो डिटेल में उस वीडियो में देखेंगे। The reliability of design is ensured by satisfying the requirement. आप कैसे बता सकते हैं कि ये जो ये डिज़ाइन है ये रिलायबल है, आपको इसमें रहने, अगर आपने उस डिज़ाइन बिल्डिंग में रह रहे हैं तो आप सेफ है कैसे? डिज़ाइन एक्शन, एक्शन IS 800 में एक्शन का मतलब होता है लोड, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्शंस क्या है, किस टाइप के एक्शंस है। तो इसको सिंपली बोला जा सकता है डिज़ाइन लोड। जितना लोड एक्ट कर रहा है आपकी बिल्डिंग पे या आपके स्ट्रक्चर पे, वो क्या होना चाहिए, डिज़ाइन स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। मतलब अगर आपका कोई स्ट्रक्चर है जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 200 की स्ट्रेंथ है, तो आप उस पे लोड कितना लगाएंगे, आप उस पे लोड लेस देन 200 लगाएंगे। तो अगर लोड लेस देन 200 रहेगा पूरी डिज़ाइन लाइफ में, अगर लेस देन 200 रह रहा है तो फेलियर का चांस अपने आप ही खत्म हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी मेक अ लिमिट स्टेट स्ट्रक्चर रिलायबल। आई होप आपको ये समझ आए होंगे फ्यू क्लॉजेस ऑफ IS 800 2007 जो लिमिट स्टेट डिजाइन पे हमने डिस्कस किए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द कोड क्लॉज बाय क्लॉज, क्योंकि जो स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन या RCC डिजाइन है, इन सब्जेक्ट्स में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस पेपर्स एग्जाम्स जो होते हैं उसमें आपसे कोडल प्रोविजंस ही पूछे जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द clauses of the code. So I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned.